एक बच्चा था जिसके जीवन में दो बाप थे। एक उसका असली बाप, पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला, डिग्री पर डिग्री लेने वाला, हमेशा यही कहने वाला कि पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो, सिक्योर रहो। और एक उसके दोस्त का बाप, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिसने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा। एक बाप पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करता रहा और रिटायर होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहा। दूसरा बाप पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख गया और हवाई का सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गया। यही है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत। और यही वो फंडामेंटल क्वेश्चन है जो यह किताब तुमसे पूछती है। तुम पैसों के लिए काम करते हो या पैसा तुम्हारे लिए काम करता है? यह किताब 1997 में आई थी और तब से अब तक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह आई, क्योंकि इसने वो बातें कही जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती, जो घर पर कभी नहीं बताई जाती और जो सोसाइटी का सिस्टम तुम्हें जानने नहीं देना चाहता। कियोसाकी का मानना है कि हम एक ऐसे सिस्टम में बड़े होते हैं जो हमें फाइनेंशियली इलिटरेट बनाकर रखता है, और इस इलिटरेसी की कीमत हम पूरी जिंदगी चुकाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ से जो हम सबको बचपन से बताया जाता है: पढ़ो, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी सेट हो जाएगी। कियोसाकी कहते हैं कि यह एडवाइस सिर्फ इसलिए काम करती थी जब दुनिया अलग थी, जब एक जॉब लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती थी, जब पेंशन गारंटीड थी, जब इन्फ्लेशन इतनी तेज नहीं थी। लेकिन आज की दुनिया में यह फॉर्मूला आउटडेटेड हो चुका है। आज तुम एक अच्छी नौकरी कर सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो और फिर भी महीने के अंत में ब्रोक हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा कमाना और फाइनेंशियली स्मार्ट होना दो अलग अलग चीजें हैं, और स्कूल ने हमें ज्यादा कमाने की तरफ धकेला, पर फाइनेंशियली स्मार्ट होना कभी नहीं सिखाया। कियोसाकी की किताब का सबसे कोर लेसन यह है: रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। यह एक सेंटेंस पूरी किताब का सार है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है। कियोसाकी की भाषा में, स्कूल की टेक्स्ट बुक की भाषा में नहीं। कियोसाकी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। असेट वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसे डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसे निकालती है। बस इतना। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए इनकम जनरेट कर रही है, वो एसेट है। अगर कोई चीज तुम्हें रेगुलरली खर्च करवा रही है, वो लायबिलिटी है। अब इसी डेफिनेशन से एक सवाल उठता है जो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करता है: क्या तुम्हारा घर, जिसे तुमने ईएमआई भर कर लिया है, एसेट है या लायबिलिटी? ऑलमोस्ट हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है अपना घर लेने का। और यह सपना गलत नहीं है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि जो घर तुम खुद रहने के लिए लेते हो, वो फाइनेंशियली एक असेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो घर तुम्हारी पॉकेट में पैसे नहीं डाल रहा, बल्कि हर महीने ईएमआई के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में पैसे निकाल रहा है। अब यह सुनकर बहुत लोग अर्ग्यू करते हैं: घर की वैल्यू तो बढ़ती है। कियोसाकी कहते हैं, हाँ, बढ़ती है, लेकिन जब तक तुम उसे बेचते नहीं, वो वैल्यू तुम्हारे काम नहीं आती। और जब बेचते हो तो रहोगे कहां? एक और घर लोगे तो वो प्रॉफिट कहां गई? ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन ये ट्रूथ है। इसके उलट एक रिच आदमी क्या करता है? वो एक ऐसा घर लेता है जिसे वो किसी को रेंट पर देता है, और वो रेंट उसकी पॉकेट में आता है। अब वो घर उसके लिए पैसे जनरेट कर रहा है, वो एक एसेट बन गया। यही फर्क है। सेम चीज, डिफरेंट यूज, डिफरेंट आउटकम। कियोसाकी अपने रिच डैड की एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत पावरफुल है। जब रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक छोटे थे, तो उन्होंने रिच डैड से कहा, हमें पैसे कमाना सिखाओ। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में काम पर लगा दिया, बहुत कम पैसों पर। कुछ हफ्तों बाद दोनों बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए और रिच डैड के पास शिकायत लेकर गए। रिच डैड ने उनसे एक सवाल पूछा, तुम यहां क्यों काम कर रहे हो? रॉबर्ट ने कहा, पैसों के लिए। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वो पैसों के गुलाम बन जाते हैं, और डर तथा लालच उन्हें हमेशा उसी जगह रखते हैं। ये लेसन बहुत डीप है।
हम में से ज्यादातर लोग एक इमोशन ड्रिवन साइकिल में जीते हैं। डर लगता है कि पैसे नहीं होंगे तो जॉब छोड़ नहीं सकते, और लालच आती है तो और ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा काम करते हैं। लेकिन इस साइकिल में सोचने का, सीखने का और अपनी जिंदगी बदलने का कोई वक्त नहीं बचता। कियोसाकी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो हर वर्किंग इंडिविजुअल को समझना चाहिए: द रैट रेस। ये वो साइकिल है जिसमें तुम पैसों के लिए काम करते हो, पैसे आते हैं तो खर्च होते हैं, ईएमआई, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। फिर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो और काम करते हो, और ज्यादा कमाते हो और ज्यादा खर्च होता है। इस व्हील में तुम कितने भी तेज दौड़ लो, आगे नहीं जाते। रैट रेस में सबसे दुखद बात यह है कि यह कंफर्टेबल लगती है। सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं, और यही नॉर्मल जिंदगी लगने लगती है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तुम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हो और रियलाइज होता है कि तुम वहीं हो जहां थे, तब यह कंफर्ट एक ट्रैप साबित होती है। अब एक बात जो कियोसाकी बहुत जोर देकर कहते हैं: फाइनेंशियल एजुकेशन। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अकाउंटिंग समझना, इन्वेस्टिंग समझना, मार्केट समझना और लॉस समझना। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यह फाउंडेशन है। जैसे एक डॉक्टर को बॉडी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, वैसे ही एक फाइनेंशियली फ्री इंसान को मनी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। कियोसाकी कहते हैं, तुम्हें सीए नहीं बनना, लेकिन इतना जरूर जानना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, और उसे कहां लगाने से वो बढ़ेगा। इसी से जुड़ी है एक बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं: टैक्सेस। कियोसाकी कहते हैं कि मिडिल क्लास और रिच लोगों में एक बड़ा फर्क यह है कि वो टैक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे जीता है। लेकिन एक बिजनेसमैन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि कॉरपोरेशंस, यानी कंपनीज, लीगली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हें टैक्स लॉस का फायदा उठाने देते हैं। यह टैक्स इवेजन नहीं है, यह टैक्स इंटेलिजेंस है, और यह फाइनेंशियली एजुकेटेड होने का एक हिस्सा है। कियोसाकी आगे बात करते हैं 4 तरह के लोगों की, जिन्हें वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। पहले हैं ई यानी एम्प्लॉय, जो किसी के लिए काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। दूसरे हैं एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, फ्रीलांसर्स। इनका काम बंद होने पर इनकम बंद। तीसरे हैं बी यानी बिजनेस ओनर, जिनके पास एक सिस्टम है जो उनके बिना भी काम करता है। और चौथे हैं आई यानी इन्वेस्टर, जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी कहते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट में तुम टाइम के बदले पैसे लेते हो, और टाइम फाइनाइट है। बी और आई क्वाड्रेंट में तुम सिस्टम्स और एसेट्स बनाते हो जो तुम्हारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अमीर बनने का रास्ता बी और आई की तरफ है, चाहे तुम ई या एस से शुरू करो, डायरेक्शन वो होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो माइंड योर ऑन बिजनेस के नाम से है। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस करते हैं, अपने एम्प्लॉयर का बिजनेस बड़ा करते हैं, बैंक का बिजनेस बड़ा करते हैं जिसे ईएमआई भरते हैं, गवर्नमेंट का बिजनेस बड़ा करते हैं टैक्स देकर, और अपना खुद का कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बनाते। माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब ये नहीं कि तुम जॉब छोड़ दो। मतलब ये है कि अपनी जॉब के साथ साथ अपने एसेट्स बिल्ड करना शुरू करो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, साइड बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ भी जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे। जॉब सिक्योरिटी पर निर्भर मत रहो, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद बनाओ। कियोसाकी अपने रिच डैड की एक और बात शेयर करते हैं जो बहुत प्रोफाउंड है। रिच डैड कहते थे, पोर और मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है सेव करते हैं। रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उससे जीते हैं। यह एक सिंपल हैबिट शिफ्ट है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल है। अगर तुम हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10 से 20% पहले अलग करके कहीं इन्वेस्ट करो और बाकी से जिंदगी चलाओ, तो कुछ ही सालों में तुम्हारे पास एक ऐसी फाइनेंशियल बेस होगी जो कंपाउंडिंग की वजह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी।
यहाँ कियोसाकी कंपाउंडिंग की बात करते हैं, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारे पैसों पर जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न भी रिटर्न जनरेट करने लगता है। जैसे अगर तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% सालाना रिटर्न मिला, तो पहले साल 12,000 रुपए बने। दूसरे साल 1,12,000 पर 12% यानी 13,440। तीसरे साल 1,25,440 पर 12%। यह स्नोबॉल की तरह है। शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन 20 से 30 साल में यही छोटी शुरुआत करोड़ों में बदल जाती है। और इसीलिए जितनी जल्दी शुरू करो उतना बेहतर। कियोसाकी की किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिच लोग इन्वेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ऑर्डिनरी लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो सच में कह रहे होते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं। और यह क्वेश्चन दिमाग को काम पर लगाता है, सॉल्यूशंस ढूंढने पर, अपॉर्चुनिटीज देखने पर। कियोसाकी कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट एक लेजी स्टेटमेंट है जो दिमाग को बंद कर देता है। हाउ कैन आई अफोर्ड इट एक क्रिएटिव क्वेश्चन है जो दिमाग को खोलता है। यह माइंडसेट शिफ्ट छोटी लगती है, लेकिन फाइनेंशियली यह गेम चेंजर है। रिच डैड ने रॉबर्ट को रियल एस्टेट के बारे में बहुत अर्ली ऑन एजुकेट किया था। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल किताब में आता है, जब रिच डैड ने रॉबर्ट को हवाई में एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो बहुत सस्ते में मिल रही थी, क्योंकि ओनर को तुरंत पैसों की जरूरत थी। यह मोटिवेटेड सेलर का कॉन्सेप्ट है। कियोसाकी कहते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे बड़े डील्स तब होते हैं जब तुम्हें पता हो कि सेलर किस सिचुएशन में है। और यह तभी पॉसिबल है जब तुम मार्केट को समझते हो, डील्स ढूंढना जानते हो और फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। यह लक नहीं है, यह प्रिपरेशन है जो अपॉर्चुनिटी से मिलती है। कियोसाकी किताब में एक और बहुत ऑनेस्ट और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं, ऑब्स्टिकल्स। वो 5 मेन रीजंस बताते हैं कि फाइनेंशियली एजुकेटेड होने के बावजूद लोग रिच क्यों नहीं बन पाते। पहला है फियर, नुकसान का डर। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क और लूजिंग मनी में फर्क है। रिच डैड कहते थे, हारना सीखो, विन करना आएगा। जो लोग कभी हारने का रिस्क नहीं लेते, वो कभी बड़ा नहीं जीत पाते। दूसरा है सिनिसिज्म, हां लेकिन सिंड्रोम। जब भी कोई आइडिया आता है, नेगेटिव वॉइसेस शुरू हो जाती है। मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये स्कैम है, ये मेरे लिए नहीं है। कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो रीजंस ढूंढते हैं कि क्यों हो सकता है, और जो रीजंस ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। दोनों अपने लिए राइट है। तीसरा है लेजीनेस। और ये लेजीनेस फिजिकल नहीं, मेंटल है। मैं बहुत बिजी हूं, यह सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं, बिजी होना एक फॉर्म ऑफ लेजीनेस है। तुम बिजी रहते हो ताकि उन इंपॉर्टेंट चीजों से बच सको जो तुम्हें करनी चाहिए, जैसे अपनी फाइनेंसिस को समझना। चौथा है बैड हैबिट्स, जैसे पहले बिल्स भरना, पहले खर्च करना और बाद में जो बचे उसे सेव करने की सोचना। और पांचवा है एरोगेंस, यह सोचना कि मुझे सब पता है। कियोसाकी कहते हैं कि जहां तुम्हें नहीं पता, वहां कोई तुम्हें लूट रहा है। जब भी कोई फाइनेंशियल टॉपिक समझ ना आए, उसे इग्नोर मत करो, उसे सीखो। कियोसाकी एक और लेसन देते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, अपनी आमदनी के मल्टीपल सोर्सेस बनाओ। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना आज के जमाने में बहुत रिस्की है। कोई कंपनी ले ऑफ्स करती है, कोई इंडस्ट्री सनसेट हो जाती है, और अगर सिर्फ वो एक इनकम थी तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। रिच डैड ने हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड की, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। इनमें से अगर एक बंद हो जाए तो बाकी चलती रहती है। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रियल मीनिंग है, एक जॉब की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि मल्टीपल एसेट्स की सिक्योरिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में कियोसाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं, अर्नड इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अर्नड इनकम वो है जो तुम काम करके कमाते हो, सैलरी या बिजनेस इनकम जिसमें तुम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हो। यह सबसे ज्यादा टैक्स्ड होती है। पोर्टफोलियो इनकम वो है जो इन्वेस्टमेंट से आती है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, जब तुम उन्हें बेचते हो। और पैसिव इनकम वो है जो तुम्हारे बिना काम किए भी आती रहती है, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स।
कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री वो नहीं है जिसकी सैलरी ज्यादा है। फाइनेंशियली फ्री वो है जिसकी पैसिव इनकम उसके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा है। जिस दिन तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस कवर करने लगे, उस दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो। जॉब ऑप्शनल हो जाती है, और यही गोल होनी चाहिए। कियोसाकी अपनी किताब में एक बहुत रिलेटेबल सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, जो शायद तुम भी फील किए होगे। एक बार रॉबर्ट की जॉब में उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। उन्होंने एक बड़ा घर लिया, एक नई कार ली, लाइफस्टाइल अपग्रेड की, और फिर अचानक महीने के अंत में रियलाइज हुआ, पैसे खत्म हो गए। यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाते हैं, और नेट सेविंग वही रहती है, जीरो। कियोसाकी कहते हैं, जब भी इनकम बढ़े, सबसे पहले अपने एसेट्स बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। यह मतलब नहीं कि अच्छी जिंदगी मत जियो। मतलब यह है कि पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग करो, फिर लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी सस्टेनेबली। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो रिच डैड ने रॉबर्ट को दिया, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। ये कॉन्सेप्ट बहुत अंडररेटेड है। कियोसाकी बताते हैं कि जब वो यंग थे तो उनके पास एक ऑप्शन था, एक ऐसी कंपनी में जॉब लेना जो बहुत ज्यादा पे कर रही थी, लेकिन उसमें सीखने को ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा ऑप्शन था एक स्मॉल कंपनी में कम पे पर काम करना, जहां से वो सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सब कुछ सीख सकते थे। रिच डैड ने कहा, दूसरा ऑप्शन लो, क्योंकि जो तुम सीखोगे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, सैलरी नहीं। कियोसाकी कहते हैं कि रिच बनने के लिए तुम्हें अपनी स्किल सेट ब्रॉड करनी होगी। सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट होना तुम्हें एक स्पेशलिस्ट बनाता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हें सेल्स भी जाननी चाहिए, कम्युनिकेशन भी, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस भी, और लीडरशिप भी। कियोसाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं। एक जर्नलिस्ट एक बार उनसे मिलने आई थी, जो खुद एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी। उसने कियोसाकी से एडवाइस मांगी। कियोसाकी ने कहा, सेल्स कोर्स लो। वो जर्नलिस्ट ऑफेंस ले गई। उसने कहा, मैं एक ट्रेंड राइटर हूं, मुझे सेल्स सीखने की क्या जरूरत। कियोसाकी ने उसे अपनी किताब दिखाई। उस पर लिखा था, बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। उन्होंने कहा, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो तुमसे बेहतर लिखते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्किल जानते हैं। अगर तुम अपनी राइटिंग को सेल्स के साथ कंबाइन करो, तो तुम अजेय हो। यह लेसन हर उस पर्सन के लिए है जो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। कियोसाकी की किताब में एक चैप्टर है, द रिच इन्वेंट मनी, जो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि रिच लोग पैसों को हवा से नहीं बनाते, लेकिन वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जो दूसरों को दिखती ही नहीं। और यह इसीलिए नहीं कि वो ज्यादा लकी है, यह इसीलिए है क्योंकि उनका फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें एक अलग लेंस देता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो ऑर्डिनरी लोग घबरा जाते हैं। रिच लोग सोचते हैं, यह बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब कोई प्रॉपर्टी फोरक्लोजर में है तो ऑर्डिनरी लोग कहते हैं, बेचारे। रिच लोग सोचते हैं, यहां वैल्यू है। यह कोल्डनेस नहीं है, यह एक एजुकेटेड क्लियर हेडेड अप्रोच है, और यह अप्रोच डेवलप होती है फाइनेंशियल एजुकेशन से। कियोसाकी का पुअर डैड हमेशा कहता था, पैसों की लव ही सब बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसों की कमी ही सब बुराइयों की जड़ है। यह एक प्रोफाउंड डिफरेंस है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो तुम एक ऐसी जॉब में फंसे रहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम उन रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करते हो जो हेल्थी नहीं। तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो क्योंकि डॉक्टर जाना एक्सपेंसिव लगता है। तुम अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाते जो तुम चाहते हो। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की कमी हर चीज को अफेक्ट करती है। और इसीलिए फाइनेंशियली एजुकेटेड होना न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव करता है, यह तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी इंप्रूव करता है। कियोसाकी इस किताब में एक टर्म यूज करते हैं, फाइनेंशियल आईक्यू, और वो कहते हैं कि यह स्कूल आईक्यू से बिल्कुल अलग है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन कम ली, लेकिन उनका फाइनेंशियल आईक्यू हाई है, और वो फाइनेंशियली फ्री है। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने का तरीका है, किताबें पढ़ो,
फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करो, मेंटर्स ढूंढो जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो। सिर्फ पढ़ने से फाइनेंशियल आईक्यू नहीं बढ़ता, अप्लाई करने से बढ़ता है। कियोसाकी अपने रिच डैड का एक कोट शेयर करते हैं जो बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। द पोर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और यह सिर्फ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जो एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पासिव इनकम के थ्रू अचीवेबल है, हर किसी के लिए। तुम्हें मिलियनर घर में पैदा नहीं होना पड़ता, तुम्हें कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह डिसाइड करना है कि तुम फाइनेंशियली एजुकेटेड होना चाहते हो और फिर उस डायरेक्शन में एक कदम उठाना है। कियोसाकी किताब के एंड में एक गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन देते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, पहले अपने आप को पे करो। हर महीने जो भी इनकम आए उसमें से कुछ प्रतिशत पहले अपने इन्वेस्टमेंट फंड में डालो, बिफोर बिल्स, बिफोर एक्सपेंसेस। दूसरी बात, अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करो। स्टॉक्स खरीदो, चाहे एक शेयर से शुरू करो। रियल एस्टेट जानो, चाहे पहले दूसरों की प्रॉपर्टीज मैनेज करने में हेल्प करो। बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर करो, चाहे छोटे से शुरू करो। तीसरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। महीने में कम से कम एक फाइनेंशियल बुक पढ़ो। हर रोज थोड़ा मार्केट फॉलो करो। किसी फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान से मिलो और उनसे सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डर को एक्शन में कन्वर्ट करो। ज्यादातर लोग जानते हैं क्या करना है, करते नहीं। और वो गैप, जानने और करने के बीच का गैप, वही गैप तुम्हें पुअर और रिच के बीच रखता है। कियोसाकी की यह किताब 1997 में लिखी गई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज और भी रेलेवेंट है। एक ऐसी दुनिया में जहां इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जहां जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है, जहां एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और एसेट्स बिल्ड करना और भी क्रिटिकल हो गया है। यह किताब परफेक्ट नहीं है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें स्पेसिफिक एडवाइस कम है और मोटिवेशनल कंटेंट ज्यादा है, और यह वैलिड पॉइंट है। लेकिन इस किताब की असली पावर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज में नहीं है, असली पावर उस माइंडसेट शिफ्ट में है जो यह किताब तुम्हारे अंदर लाती है। तो आखिर में एक सवाल, तुम किस बाप की तरह सोचते हो? वो जो कहता है जॉब सिक्योर करो, सेफ रहो, ज्यादा रिस्क मत लो, या वो जो कहता है पैसे को समझो, एसेट्स बनाओ और अपनी जिंदगी डिजाइन करो? दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी अपने बिलीफ्स के हिसाब से जी। दोनों के बिलीफ्स उनकी रियलिटी बन गए। तुम्हारे बिलीफ्स भी तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। बस यह डिसाइड करना है कि कौन से बिलीफ्स तुम्हारे होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब तुम्हें एक परमिशन देती है। यह परमिशन कि अमीर बनना गलत नहीं है, फाइनेंशियली एम्बिशियस होना गलत नहीं है, और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली डिजाइन करना तुम्हारा हक है। बाकी पहला कदम तुम्हारा है।